अब आपको आज के लेक्चर में नई एक क्वांटिटी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं, एंट्रोपी। उससे पहले जो पुरानी क्वांटिटीज हमारे पास थी, जितना पुराना कंटेंट हमारे पास था, जरा फटाफट उसको इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था द वेरी फर्स्ट डे अबाउट दिस चैप्टर इज, आई थिंक, मतलब मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात नहीं कर रही, क्वांटिटीज की। हीट और वर्क डन को हमने एक साथ चलाया था, जिसमें मेजर पार्ट हमने लिया था वर्क डन। फिर हमने लिया था हीट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद आया था इंटरनल एनर्जी, जो आपके लिए नया था। इंटरनल एनर्जी आते ही, हीट और वर्क डन आते ही मैंने क्या उठाया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसपे डीपीपी 1 है, शायद 1 और 2 मिला के हैं। तो 1 और 2 डीपीपी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने मेरे को क्या इन्फॉर्म किया? सिर्फ एक बात, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी। हीट भी एनर्जी की फॉर्म थी, वर्क डन भी एनर्जी की फॉर्म था, और साथ ही साथ एनर्जी खुद, इंटरनल एनर्जी तो एक एनर्जी की फॉर्म थी ही थी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने सिर्फ मेरी एक मदद की, आप किसी गैस को, किसी सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो, वो सारी की सारी हीट आपको पता है वो किस में एड ऑन हो रही है? जाके इंटरनल एनर्जी में। आप उस पे वर्क कितना कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो सारा का सारा किस में एड ऑन हो रहा है? इंटरनल एनर्जी में। फर्स्ट लॉ ये बता के निकल पड़ा बस। लेकिन अब मेरे सवाल बढ़ गए। मेरा सवाल ये आता है अब अगला, कि इसमें मैं क्या लिमिटेशन की बात करना चाह रही हूँ। फर्स्ट लॉ की कमी पता लगेगी तो मैं सेकंड लॉ आज दे पाऊंगी आपको। तो फर्स्ट लॉ की कमी थी, इट्स ओके, उसने एनर्जी, वर्क डन, हीट के बारे में बहुत बढ़िया मेरे को सेटअप दे दी, लेकिन ऑन पेपर मैं आज ये नहीं बता पा रही क्या ये रिएक्शन, अब तो थर्मोकेमिस्ट्री आ गई, क्या ये रिएक्शन फीजेबल भी है, पॉसिबल भी है? आपने देखा है डायमंड ग्रेफाइट मैंने किसी सहारे से बता दिया, काम चला लिया। लेकिन मेरे को हजारों रिएक्शन के बारे में पूछना है, क्या ये रिएक्शन फीजेबल है, पॉसिबल है? फर्स्ट लॉ ने कोई कंडीशन, कोई जिक्र ही नहीं किया फीजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस और रिएक्शन का। इट डजंट मीन कि फर्स्ट लॉ गलत था, इट मींस वी नीड मोर इंफॉर्मेशन। हमें और भी कुछ चीजें चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स अभी खत्म नहीं हुआ। काश मुझे पहले ही पता चल जाए। मेरे को अगर आप देखें, बहुत बड़े बड़े जैसे अरावली रेंजेस हैं, या झारखंड के, मैं मिनरल डिपॉजिट की बात करूं, रिच इन मिनरल डिपॉजिट, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश है हमारे लिए। इनके बड़े बड़े रेंजेस में हमें इतना मिनरल मिलता है, वहां पे हमें फैक्ट्री डालने का मतलब है बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो कई सालों तक चलेगा। तो उससे पहले हम कुछ तो रिसर्च करते होंगे, या टपाक से फैक्ट्री खोल के 20-25 हजार लोगों को वहां पे सेटल करके कि चलो जी अब 25 साल तक यहाँ से कॉपर निकलता रहेगा, आयरन निकलता रहेगा, लिथियम निकलता रहेगा, उसके पहले रिसर्च होता होगा। उस रिसर्च में सबसे पहली चीज, अगर मेरे को आयरन के डिपॉजिट कहीं मिले आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में, इस आयरन ऑक्साइड से मेरे को आयरन बनाना है, पहले तो मैं देखूं ये फीजिबल भी है। उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स की टीम बैठती है पूरी, साइंटिस्ट की, कि अगर आपको यहाँ पे जो आयरन के डिपॉजिट मिले इससे आयरन निकालना है, तो आपको एक ऐसा फर्नेस लगाना पड़ेगा, उसको कम से कम 1400 या 2100 केल्विन पे हीट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें ये प्रोसेस करके आयरन निकाल पाओगे। जब मैं ये, और यही मेरा आज की और अगली क्लास का न्यूमेरिकल और डीपीपी है, कि मेरे को इससे आयरन निकालना है। आज की क्लास में अगर मैं वहां तक पहुंच पाई तो मैं दिखाऊंगी आपको ये चीज। तो मेरे को कितना टेम्परेचर लगाना है, मुझे उसको 2100 केल्विन टेम्परेचर पे लाना है, तो मेरा जो प्लांट सेटअप होगा, फैक्ट्री सेटअप होगी, उसके फर्नेस की वॉल किसी और ही चीज की होगी जो 2100 केल्विन टेम्परेचर ला सके। मुझे पहले ही पता होगा मेरे को कितना फ्यूल दिन रात चाहिए होगा ताकि इसके अंदर मैं 2100 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन कर सकूं। उसके लिए रोज मेरे को वहां पर एक ट्रेन, मालगाड़ी चाहिए कोयले के लिए, तो फिर पहली रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को जाएगी, पहले यहां पर रेलवे ट्रैक लाया जाए, क्योंकि मेरे को तो रोज इतना कोयला चाहिए, रोज इतना कोल चाहिए, तो रेलवे ट्रैक नहीं है। दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इफ somebody इज इंटरेस्टेड टू मेक अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री की, यहां पे मेरे को इस पहाड़ में 25 साल तक का कॉपर दिख रहा है, मेरे को वो निकालना है। तो आप ये सोच के देखिए सारी रिसर्च की शुरुआत किधर होती है, क्या ये चेंज पॉसिबल है? तो मेरा बार बार सवाल ये आ रहा है, भाई कोई तो हेल्प कर दो, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो इतनी देर जो मैंने आपको सुनाया वो ये सुना है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो यहां से अब मेरी रिक्वायरमेंट होती है, भाई फर्स्ट लॉ की इंफॉर्मेशन यूज होगी, आगे बढ़ो, क्या ये चेंज पॉसिबल है, फीजिबिलिटी तो मुझे बताइए।
तो फीजिबिलिटी बताने के लिए मेरे को एंट्रोपी टर्म लाना है। लेकिन उससे पहले जब फर्स्ट लॉ आ गया, हमने सब पढ़ लिया, उसके कुछ समय बाद एक कंडीशन और आई, एक लॉ और आया जो कि फर्स्ट लॉ से पहले होना चाहिए इंफॉर्मेशन में। कभी भी किसी लॉ के आगे जीरोथ लॉ नहीं लगता, इसको सेकंड लॉ नहीं बना सकते थे क्योंकि सेकंड लॉ भी आ चुका था तब तक। तो अब मेरे पास ये जो लॉ आया जो कि लॉजिकली फर्स्ट लॉ से पहले आना चाहिए इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो इसको प्लान करके जीरोथ नाम दिया गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आ चुके हैं। अब इसको फोर्थ लॉ बनाना बड़ा ही बेहुदा होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन फोर्थ लॉ लायक है नहीं। ये बात तो फर्स्ट लॉ के साथ साथ ही कोई पूछ सकता है। तो इस लॉ को जीरोथ लॉ बोल दिया गया। तो जीरोथ, ऐसे ही जीरो पीरियड भी जब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आया था, उसकी भी मजबूरी यही थी कि उसको बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन उसको दूसरे 1 2 3 4 से लेके सारे ग्रुप नंबर हो गए, उसकी प्लेसमेंट एंड में होनी थी पर कर नहीं पाए इस चक्कर में, क्योंकि नंबर क्या दें, नंबर ऑलरेडी सारे ग्रुप्स के बुक हो चुके थे। तो जीरो ग्रुप बोला गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले नोबल गैसेस के ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलते थे। भाई किसी का कोई जीरो क्यों रखेगा, आना पहले चाहिए था बट डिस्कवर बाद में हुआ। अब जिसका 1 नंबर था वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका। सेम इज दिस। जीरोथ लॉ की ये स्टेटमेंट बताने से पहले मैं इसका रियल लाइफ में यूसेज बता दूं, उसके बाद ये नोट करना है आपने। आप लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हो? एक थर्मोमीटर से। उसमें आपको कंफर्म होता है कि आपको फीवर है कि नहीं, आप नॉर्मल है कि नहीं। इसके ऊपर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर जीरोथ लॉ है। वो क्या कहता है जीरोथ लॉ कि आप देखिए थर्मो जो जीरोथ लॉ के बाद ही आप थर्मोमीटर यूज करने के लिए आइडिया यूज करते। एक हेल्दी बॉडी है ए, पहले आपने उसका टेम्परेचर नोट किया 98.4, आपके पास वैल्यू आ गई डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल बॉडी है। दूसरी एक और बॉडी, अब नॉर्मल बॉडी ए, दूसरी बॉडी है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किसी हेल्दी बॉडी के अंदर डाला जाता है तो कहा जाता है ना 1 मिनट रुका करो, 1 से 1.5 मिनट रुका करो, क्योंकि वो क्या होता है, थर्मोमीटर की जो टिप है वो अगर आपकी टंग के नीचे रखी जाती है तो 1 मिनट लगता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर और थर्मोमीटर के टेम्परेचर को इक्वल होने में। अब टेम्परेचर इक्वल कैसे होता है? आपकी बॉडी में जो गर्मी है, वो जो हीट है, वो थर्मोमीटर की टिप पे आएगी। थर्मोमीटर की टिप जो है उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इंसुलेटेड तो है नहीं, और वो तब तक एब्जॉर्ब करेगी जब तक उसकी हीट इधर से बराबर ना हो जाए। एक टाइम ऐसा आता है 1 मिनट बाद या 60 सेकंड बाद, जब आपकी बॉडी से हीट थर्मोमीटर में जितनी जा रही है और थर्मोमीटर की टिप से हीट आपकी बॉडी में आ रही है, बोथ बिकम्स इक्वल। उसको आने में 1-1.5 मिनट लगता है और हम कहते हैं जी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। तो बॉडी ए, अगर मेरी बॉडी हेल्दी है, मुझे फीवर नहीं है, मैं हूं बॉडी ए, और बॉडी बी क्या है, थर्मोमीटर। थोड़ी देर में हम देखते हैं दोनों बॉडीज में इक्विलिब्रियम आ गया। मेरा टेम्परेचर बॉडी का और थर्मोमीटर का टेम्परेचर इज नाउ सेम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आने का मतलब है सिर्फ एक, टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया क्योंकि हीट एक्सचेंज जितना होना था हो गया। तो उस थर्मोमीटर बॉडी बी में मैं पढ़ूंगी 98.4 और ये एक फैक्ट बना दूंगी, हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर इज दिस। कोई मेरे ऊपर तो डिस्प्ले नहीं हो रहा टेम्परेचर। अगर आप देखें तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से किसी और चीज में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट का एक्सचेंज करके सेम टेम्परेचर मेंटेन करके मैंने रीड किया जी इतना टेम्परेचर है। इसी थर्मोमीटर को एक बॉडी सी, एक अनहेल्दी बॉडी जिसपे मेरे को डाउट है कि फीवर है, उनके साथ अप्लाई करें। और जिसपे मेरे को डाउट है कि फीवर है और मुझे दिखता है नहीं, बॉडी बी यानी थर्मोमीटर और बॉडी सी जिसपे मेरे को डाउट है, उन दोनों को जब मैंने इक्विलिब्रियम में आने दिया काफी 1-1.5 मिनट के बाद और देखा वहां भी टेम्परेचर सेम है, तो मैं क्या बोलूंगी, कुछ नहीं है भाई, दिमाग का वहम है सिर्फ, ठीक हो तुम, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर 98.24 जो भी होता है नॉर्मल वही आया है। ऐसे ही काम करता है थर्मोमीटर। यानी कि अगर कोई चीज ए और सी आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ए है मैं और सी है थर्मोमीटर, बी है आप और सी अगेन क्या है, थर्मोमीटर। अगर बॉडी ए थर्मोमीटर के साथ इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी भी उसी थर्मोमीटर के साथ इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये दोनों बॉडीज भी आपस में इक्विलिब्रियम में है। इसका सबसे बड़ा, जीरोथ लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है थर्मोमीटर। लेकिन अब इसमें हम बात करें, इसकी लैंग्वेज क्या है, इफ टू बॉडीज आर, if two bodies are in thermodynamic equilibrium with another body C, it means they both are also
इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जरूरी नहीं है हम उन दो बॉडीज में हीट एक्सचेंज मैनेज कर पाए, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ कोई हाथ लगा के, कई बार होता है हाथ लगा के देखते हैं कि भी गर्म हो रहे हो कि नहीं, फिर डाउटफुल होते हैं तो थर्मोमीटर लगाना पड़ता है, कि हाथ लगा के दूसरे मेथड से वी आर नॉट श्योर। सो ये जीरोथ लॉ आया, जिसका यूसेज आप डे टू डे लाइफ में काफी देखने वाले हैं। जहां भी आप टेम्परेचर नापते हो वो यही है, चाहे आप वो रूम टेम्परेचर रिपोर्ट होता है, वेदर रिपोर्ट होती है, तो यही है। तो जीरोथ लॉ आपको फर्स्ट लॉ से पहले पता होना चाहिए, इसीलिए इसको जीरोथ वर्ड दिया बजाय फर्स्ट के। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन ने बता दिया, अब हमें सेकंड लॉ चाहिए, और उसी के साथ जीरोथ लॉ जो आ चुका है वो आपको बता दिया। अब मैं लिमिटेशन को कवर करने की साइड जाऊंगी, उससे पहले थोड़ी अच्छी स्पीड से इसे नोट कर लीजिएगा कि जीरोथ लॉ क्या है। ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, राइट। सी, यहां तो मैंने थर्मोमीटर लिया वर्ड, लेकिन यहां सी क्या है, टेम्परेचर। और ए की बॉडी और सी की बॉडी जब इक्विलिब्रियम में आई, मतलब इसकी बॉडी का टेम्परेचर वही था जो थर्मोमीटर में दिखा रहा है। आपने एक बॉडी बी ली, जो अब आपको पता है कि फीवर है, मैं बता रही हूं कि फीवर है, तो उसका क्या आएगा, 100। ये सी तो नहीं है, दिस सी इज टेम्परेचर नॉट थर्मोमीटर एक्चुअली। तो ये जो है सी नहीं है, अब ये डी आ गया। एक नया टेम्परेचर मतलब बॉडी बदल गई, बॉडी का मतलब टेम्परेचर से है यहाँ पे, राइट। तो वो बॉडी बदल गई, इस हिसाब से हम चलते हैं। गुड कंफ्यूजन आ गया सबके पास जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ की एप्लीकेशन थी आपका थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर से कहीं पर भी आप देखें तो उसका जो सोच थी, उसके पीछे का लॉ ये था। अब मैं आ जाती हूं भाई फर्स्ट लॉ के साथ, जो सवाल और जुड़ गए कि हमें समझ आ गया आप क्या बोल रहे हो, बस अब ये भी बता दो कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, वो कैसे पता लगेगा। मेरा बहुत टाइम, मनी, एनर्जी बच जाएगा। जो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन है, उसमें सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर आप हमें पहले ही बता दो ये पॉसिबल है कि नहीं, और हम उसी हिसाब से तैयारी रखें। इट विल सेव ईयर्स। तो उस तरफ जाने के लिए मुझे एक शब्द उठाना पड़ा, एंट्रोपी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियरली मेंशन है हर एंट्रेंस एग्जाम से। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आउट ऑफ सिलेबस, नॉट एट ऑल योर जॉब। बुक्स में एक आधा पन्ना मिल सकता है, प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ना है। तो यहां पर आती है टर्म एंट्रोपी पहली बार, जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको बता के भेजा था। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है चीज का बिखरना, ठीक है। डी मतलब एक तरह से इनडिसिप्लिन कह लूं, कुछ भी डिसऑर्डर आना। तो रैंडमनेस के बजाय भी आप देखेंगे इसके लिए ज्यादा फेमस वर्ड बुक्स और क्वेश्चन में मिलेगा आपको, डिसऑर्डर। रैंडमनेस के बजाय भी डिसऑर्डर इज गोइंग टू बी मोर कॉमन वर्ड हेयर। तो जितना डिसऑर्डर है उतनी ही एंट्रोपी को, अब हम मतलब एंट्रोपी को पढ़ना शुरू करें। रैंडमनेस को मेजर करने का तरीका ढूंढा गया। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा, अ क्लास विदाउट अ टीचर इज मोर रैंडम एज कंपेयर टू विद अ टीचर। तो कितना ज्यादा, उसके लिए कोई तो मेरे को कैलकुलेशन चाहिए, कितना है रैंडमनेस, पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, डेल्टा बताओ, चेंज बताओ, बिफोर एंड आफ्टर। सो उसके लिए मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई, एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी का सिंबल है एस, जैसे एब्सोल्यूट एंथैल्पी का था एच। अगर उसको मैंने नॉट दे दिया मतलब वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, और अगर उसको मैंने डेल्टा दे दिया तो मतलब चेंज। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम पहले पढ़ाते थे, कुछ रिसेंट 4-5 साल पहले ही डिलीट हुआ है वो आपके सिलेबस से। थर्ड लॉ एब्सोल्यूट एंट्रोपी के लिए है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए थर्ड लॉ आया, कि सेकंड लॉ से हमने सवाल पूछा हमें एब्सोल्यूट भी दे दो, तो वो थर्ड लॉ है जो आपका सिलेबस से हट चुका है। सो डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होगा, चेंज। डेल्टा आ गया मतलब स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन आ गया मतलब प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, वो सब कुछ आज वही सब कुछ होगा। एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट की जा सकती है उस काम के लिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आप लोगों की क्यूरोसिटी हुई और मेरे पास टाइम आया, या आप लोग डीपीपीज करके प्रॉपरली कर पाए टाइमली, तो मैं थर्ड लॉ आपको एक बार सुना जरूर दूंगी, दिखा जरूर दूंगी, फॉर योर क्यूरोसिटी। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे रैंडमनेस पढ़ना तो शुरू करें, क्या होती है। कोई चीज सॉलिड है, आपने उसको क्या कर दिया, मेल्ट। सॉलिड क्या होता है बच्चों, सॉलिड में रैंडमनेस बहुत कम होगी, क्योंकि सॉलिड की खास बात क्या है, फिक्स्ड।
मॉलिक्यूल स्पीशीज आर फिक्स्ड स्टेशनरी, वो इधर उधर भागते नहीं, इट इज नॉट फ्लूइड। तो सॉलिड से जब भी आप लिक्विड जाओगे, अब तक आपको ये बात पता है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, हीट मांगेगा चाहे एटमॉस्फेयर से मांगे। और डेल्टा एस क्या होगा, रैंडमनेस का चेंज, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सॉलिड में उसने इतनी जगह घेर रखी है और फिक्स्ड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड होने का मतलब बहने लगेगा, कोई डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। तो रैंडमनेस क्या हुई, डेल्टा एस क्या हुआ, एंट्रोपी की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। इंक्रीज माने पॉजिटिव, बढ़ा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट में वैल्यू बढ़ गई तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पॉजिटिव आ गया। लिक्विड से गैस बनाओगे तो क्या होगा, अगेन बढ़ेगा। अभी ये सब पढ़ा के मैं आपसे 8-10 केसेस पूछूंगी, आप ही बताएंगे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। बढ़ा या घटा इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, वो आसान होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव पूछा जाएगा। तो एंट्रोपी का साइन, एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव या नेगेटिव आपको ढूंढना है। तो अभी मैं 8-10 एग्जांपल लाऊंगी, बड़ी इजीली आप कर लेंगे, एक आधे में आपसे गलती भी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो मैं सिर्फ इतना बता पा रही हूँ कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन कितना, आई नीड सम वैल्यू, उसके लिए आई नीड सम फॉर्मूला। तो एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला मेरे पास आता है वो क्या आता है, डेल्टा एस इज क्यू। क्यू क्या चीज है बच्चों, हीट। एब्जॉर्ब इवॉल्व डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से प्लस और माइनस लगा देंगे। आइसो का मतलब क्या होता रहा है आजकल इस चैप्टर में, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर फिक्स है जी, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, टेम्परेचर बदला तो खेल बदल जाएगा, ध्यान रखना। ये एट सम फिक्स टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है, रिवर्सिबल, यानी स्लो चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई प्रोसेस आपके चारों तरफ से जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हो, आपके चारों तरफ से, लैब जाने की जरूरत नहीं है, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ये सारी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। यानी ये बात आप सोच के देखना, आज के बाद अगर एक बर्तन में पानी डाल के आप उबाल रहे हैं, आप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन। जैसे ही पानी उबलना शुरू हुआ तो आप इमेजिन करते हैं टेम्परेचर क्या पहुंच गया, 100 डिग्री। और मैंने उस के नीचे की फ्लेम को बंद नहीं किया, फ्लेम चालू है, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब तक पानी है कंटेनर में तब तक थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा सकता, जब तक पानी है। ये मत सोचना कि इतनी हीट वेस्ट हो रही है, आप वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, यस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो सारी हीट किस में यूज हो रही है, स्टीम बनने में, और स्टीम एक्सपैंड हो रही है। तो 100 डिग्री पर आप अगर पानी को टेम्परेचर को 100 डिग्री से ऊपर ले जाना चाहते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वो। जब तक वाटर है वो 100 डिग्री, यानी कि बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यूनिट क्या होगी, इस पे भी आपको परेशान करेंगे, जूल पर केल्विन। अब मेरे को पता है केल्विन इसकी वजह से आया, लेकिन हम ये भी जानते हैं डेल्टा एस है, डेल्टा एच है, डेल्टा यू है, पर मोल तो हर एक में ही रहा है, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो उसमें भी पर मोल रहा है। तो जूल पर मोल तो था ही था यहां से, और ये इसकी यूनिट क्या हुई, केल्विन। तो जूल पर केल्विन पर मोल, मर्जी आए तो हम कैलोरी भी ले सकते हैं। मुझे लास्ट क्लास का याद दिलाइए, लास्ट से भी लास्ट क्लास का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी बच्चों, इट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। जो लोग आज डीपीपी के डाउट सेशन में थे उनके साथ डिस्कस करते हुए एक चीज ध्यान आई कि मैंने किलो कैलोरी की वैल्यू लिखवाई नहीं, वो भी एक वैल्यू फिक्स्ड है, ऑफ कोर्स ये फिक्स्ड है। अब आप उस वक्त किलो जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने लगोगे तो 70 पंगे आपके साथ, अब वो भी याद करके हम कन्वर्ट कैसे करें। तो आपको मैं लिखवा दूं, दिस इज 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये लास्ट क्लासेस में मिस हुई है इंफॉर्मेशन, 57 तो मैंने लिखवा दिया था, बट मैंने किलो कैलोरी नहीं लिखवाया था। जो भी डीपीपी 6 करेगा उसको क्वेश्चंस में मिल जाएगा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब अगर मेरे टेस्ट में आपको ये वैल्यू ना दी जाए, आपको पूछने में थोड़ा अटपटा लगेगा, हम कहेंगे नोट्स में चेक करो। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमारी लास्ट क्लास थी,
या लास्ट टू लास्ट क्लास थी, उसमें ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर लेना। तो उससे ये भी मुझे पता चल गया भाई जूल और कैलोरी में वैल्यू फर्क होती है। तो एंट्रोपी, बस अभी थोड़ी देर के लिए एंट्रोपी चेंज, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, तो इस एंट्रोपी चेंज को मैं क्लोज करके फिर डीपीपी 7 के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ताकि जितना आज पढ़ा है एटलीस्ट वो तो हो जाए। सबसे आसान डीपीपी अगर पूरे सिलेबस की है तो 7 है, और इवन जो मैंने सिंगल पेज की दी है हेस लॉ की, वो भी इतनी आसान नहीं है। इसमें थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। इसके न्यूमेरिकल सेकंड लॉ के साथ आते हैं एक्चुअली। तो डीपीपी 7 तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, चाहे पन्ने कितने भी ज्यादा हो। तो मैं ये मान लू इतना आपको समझ आ गया। अब जरा इस फॉर्मूले को समझते हैं जो हमें किसी तरह से चिपका दिया गया और हमने मान लिया कि डेल्टा एस क्या होता है, क्यू बाई टी। सोच के देखो, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आप कोई सॉलिड ले सकते हो जिसको मेल्ट कर रहे हो, कोई गैस ले सकते हो जिसको आप फ्रीज कर रहे हो या लिक्विफाई कर रहे हो, कुछ भी ले लीजिए, एक सिस्टम है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ये आपका आपका प्रॉब्लम है या आपका क्वेश्चन है, आपका रेफरेंस है। सिस्टम और सराउंडिंग वेरी फर्स्ट क्लास, वी ऑल नो। तो जब तक फर्स्ट लॉ चलता रहा, सराउंडिंग आया ही नहीं सीन में। अगर आप देखो तो सिस्टम ही सिस्टम चले जा रहा है। तो जब तक तुम सराउंडिंग को इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने साथ, तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा ये चेंज हो भी सकता है कि नहीं। तो अगर कोई सिस्टम एक्सोथर्मिक है, जैसे कि मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं, तो मैं कह रही हूं जी एक गैस को मैं ठंडा कर रही हूं, लिक्विफाई कर रही हूं। गैस अगर लिक्विफाई हो रही है तो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये तो हीट बाहर फेंकेगी। किसको मिलेगी हीट? सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग हीट लेने को तैयार भी है? नहीं है तैयार, तो तुम्हारा ये चेंज नहीं होगा। तुम सोच रहे हो चेंज होगा, तो जब तक सराउंडिंग रेडी नहीं है, यू कैन नॉट इग्नोर सराउंडिंग। कैसे घर बैठ के तुम बता दोगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा? पता नहीं आसपास की जो सराउंडिंग है वो ये चेंज करने को तैयार है कि नहीं, नहीं है तैयार, पर मेरे को तो करना है। मेरे को तो आयरन निकालना है, मेरे को तो कॉपर निकालना है, सारी बिजली की तारों में कॉपर डालना है, मेरी तो रिक्वायरमेंट है। फिर हम अगली क्लास में यही खोजेंगे। ये चेंज स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्या करोगे तुम इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए? इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि आपको उसके बाद इतना खुद को लिबरेटिंग पावरफुल लगता है कि हम बता सकते हैं आज। आप उधर जाके ये काम करोगे तो आपको इतना टेम्परेचर से बढ़ा के देना पड़ेगा, वरना आपका चेंज पॉसिबल नहीं है। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक कि आप कुछ भी चेंज के लिए बता सकते हैं। सो अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट फेंक रहा है, तो सराउंडिंग के नजरिए से देखूं तो सराउंडिंग क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिस्टम की एंट्रोपी में क्या चेंज आया? माइनस क्यू बाई टी। माइनस क्यू क्योंकि हीट इज गिवन आउट। टी क्या है यहां पर? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इसीलिए मैंने लिख दिया T1। कोई एस भी लिख सकता है, लेकिन सराउंडिंग जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? डेल्टा, सॉरी प्लस क्यू क्योंकि सराउंडिंग तो ले रही है किसी से हीट को। नीचे क्या टेम्परेचर है? T2। सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पर नहीं है, वरना तो फिर जीरो हो जाएगा ओवरऑल, राइट। यहां T1 और यहां T2। किसी भी प्रोसेस का होना या ना होना आज के बाद मेरे लिए इतना आसान हो जाएगा बताना। अगर टोटल एंट्रोपी का सम कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या दूंगी? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो टोटल एंट्रोपी का साइन देख के आपको बताना है कि ये सिस्टम फीजिबल है कि नहीं आज की क्लास में। तो टोटल एंट्रोपी कोई पूछे तो आप क्या करेंगे? आज के न्यूमेरिकल ही, आज के टेस्ट में भी यही है। आपको सिस्टम की एंट्रोपी अलग निकालनी है, आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी अलग निकालनी है। दोनों को चुपचाप एल्जेब्रिकली ऐड करना है। जिसके आगे माइनस है उसकी वैल्यू में माइनस पुट करेंगे, जिसके आगे नहीं है उसके आगे सिंपल रखेंगे। तो डेल्टा एस टोटल अगर आपके पास आ गया, आज आप यहां बैठे बैठे बता सकोगे ये पॉसिबल नहीं है। क्या करें पॉसिबल करने के लिए, वो अगली क्लास है। लेकिन आज आप ये बता पाएंगे भाई ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, या ये रिएक्शन रेडिली पॉसिबल है। रेडिली पॉसिबल है, मैं जो चीज बनाने जा रही हूँ वो बहुत सस्ती पड़ेगी कंज्यूमर को, क्योंकि मेरे को तामझाम नहीं करने पड़े। तो चीजों की कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, कितने उसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्टर्स जुड़ रहे हैं। तो टोटल एंट्रोपी कोई आपसे आज के क्वेश्चन में पूछे, निकाल पाएंगे? नोट करिए इसे फटाफट। इफ सिस्टम इज लूजिंग हीट टू सराउंडिंग, पिछली स्लाइड में भी रहता है कुछ, करो और थोड़ा सा क्विकली, राइट। सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो माइनस क्यू, अगर एब्जॉर्ब कर रहा होता तो प्लस क्यू, और रिवर्स साइन किस पे चला जाता? सराउंडिंग पे। तो इस तरह से आपके पास एंट्रोपी चेंज टोटल निकालना पड़ेगा कहीं भी। और इसमें आप एक ही गलती करेंगे क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है।
आप एक ही गलती करेंगे, आप सीधे सिस्टम की एंट्रोपी निकाल के मेरे को जवाब दोगे यस ये तो फीजिबल है, यस ये तो फीजिबल नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे सराउंडिंग की निकाल के उसको भी ऐड करना है। हम भूल ही जाते हैं ये बात, सिस्टम तक ही हम थक लेते हैं। तो एक ही किस्म की गलती होने वाली है, फॉर्मूले में है ही क्या, ना लॉग है ना 10 की पावर्स है, क्यू बाई टी है बस। मतलब फॉर्मूला देखा जाए तो जरा सा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग नोट करने में क्योंकि टाइम लगा रहे हैं, अब जब तक मैं पढ़ा रही हूँ नोट नहीं करेंगे, मैं एक साथ टाइम दूंगी नोट करने का। लेट्स गो इन सिंगल फ्लो। छोटा सा टॉपिक है, मुझे एक फ्लो में करना है। किसी को लगे वो साथ साथ नोट कर सकते हैं, इट्स ओके। किसी को भी लगे साथ साथ नोट नहीं कर सकते, सिर्फ सुनिए। जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तब आपको टाइम दे दूंगी, तब नोट कर लेना, राइट। सो अब आपके पास आ जाता है ये बात, क्योंकि मेरा तो सेकंड लॉ से सवाल ही, फर्स्ट लॉ से सवाल ही ये था, आपने स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात नहीं करी। तो यहां कहा गया चलिए हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, एंट्रोपी लाए तो उसी से थे। जब देखा गया, और लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था प्रकृति है हर चीज की फैलना, डिसऑर्डर, इनडिसिप्लिन, ये नेचर है। यू नीड सम एक्सटर्नल एजेंसी टू बी इन डिसिप्लिन। तो ये बात नेचर में हर चीज में देखी गई, आप और हम तो दूर की बात है। अगर किसी भी रिएक्शन में, सिस्टम में, प्रोसेस में, चेंज में डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या, बढ़ रही है एंट्रोपी, वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उठा लीजिए, अभी उठाना मत, ठीक है, आज की क्लास में बात कर रही हूं बस। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देख लीजिए, ज्यादातर आप देखेंगे डेल्टा एस उसमें पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई वी से द मोमेंट आई लीव, randomness will increase because it is a spontaneous process। लेकिन कहीं पर डेल्टा एस अगर नेगेटिव है, मुझे रैंडमनेस कम करनी है, मेरे को फोर्स करना पड़ेगा बाहर से, अपने आप नहीं होगी। डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एंट्रोपी का ये कहना था। लेकिन जीरो है तो क्या, अगर वो रिएक्शन में या सिस्टम में या चेंज में, प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो है, मतलब इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है रिएक्शन, दोनों साइड में बराबर चॉइस है, ना ये इम्पॉसिबल है ना ये इम्पॉसिबल है। तो जब दोनों ही डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यहां से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम शुरुआत हो जाती है इक्विलिब्रियम की। सो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या, आज की क्लास से एक तो ये चीज लेके जानी है मेरे को अगली क्लास में, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस नेगेटिव है तो क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस जीरो है तो क्या, इक्विलिब्रियम। सबसे आसान चीज ये मेरे को 12th में भी लेके जानी है। चलिए अब मैं आपको बात करूं, अगर यहां पर मेरे को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं चाहिए, इसलिए नोट करने को मना किया है। कर सके गुड, लेकिन ना कर सके तो कॉन्सेप्ट नहीं, आप धज्जियां उड़ाओगे। कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या, सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी। इफ सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी तो पहले मैं सिस्टम की एंट्रोपी निकाल लूं, चेंज, वो क्या होगा, प्लस क्यू बाय T2। और सराउंडिंग क्या कर रहा है फिर, सराउंडिंग को वही हीट देनी पड़ रही है सिस्टम को, तो सराउंडिंग इज लिबरेटिंग इट्स हीट टू सिस्टम। तो सराउंडिंग की हीट के आगे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, माइनस क्यू, और उसका टेम्परेचर क्या है, T1। इफ आई एम गिविंग यू अ हिंट, ये हाई टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स जो चीज गर्म होती है वही हीट फेंकती है, ये पता तो है मेरे को, लेकिन कहां से पता चला होगा, सारा जीरोथ लॉ और बाकी चीजों से पता चला है कि बड़े आराम से हम कहते हैं ऑफ कोर्स हीट विल ट्रेवल फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। जीरोथ लॉ की एक, ये भी नहीं, सेकेंड लॉ की ये भी एक स्टेटमेंट है, जो मैं सेकेंड लॉ की 3 या 4 स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगी, उसमें एक ये भी स्टेटमेंट होगी। ऑब्वियसली बड़ा आराम से बोल देते हीट विल ट्रेवल फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, इसने डिसाइड किया वो स्पॉन्टेनियस चेंज है। क्यों हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे जाती है, इसने बताया उसका डेल्टा एस बढ़ रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सो यहां पर अगर आप देखो उसी बात को, एक गरम चम्मच है आपके पास और आपने यहां रख दी, राइट, ठीक है, मेरा सिस्टम जो है आपके गर्म है तो उसके आगे मेरे को माइनस क्यू लिखना है। लेकिन अगर मैं बहुत ही ठंडी चम्मच एक बहुत गर्म फर्नेस के अंदर रख दूं तो क्या होगा, फर्नेस मेरा सराउंडिंग है, सिस्टम मेरी चम्मच है, तो वो फर्नेस क्या कर रहा है, हीट उस चम्मच के अंदर भेज रहा है। तो हीट अगर उस चम्मच के अंदर आ रही है तो प्लस क्यू, और वो सराउंडिंग क्या है, जो मैंने यूनिवर्स में 2 ही हिस्से होते हैं, सराउंडिंग और सिस्टम, वो ये माइनस क्यू। और जो चीज गर्म है वो ही हीट फेंक सकती है, अंडरस्टूड है, ये टेम्परेचर हाई है। जब ये टेम्परेचर हाई है, आपने दोनों वैल्यूज को अब एल्जेब्रिकली ऐड ही करना है ना, तो आपकी ये वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी,
और ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। जब आप ऐड करोगे हाई वैल्यू कौन सी है, जिसके आगे पॉजिटिव, तो डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, डेल्टा एस टोटल का मतलब क्या है, ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहां पर मैं कह सकती हूं कि मैं यहां अगर अगर सिस्टम की बात करूं और सराउंडिंग की, एंडो एक्सो टर्म बदल जाएगा मेरा, कि मैं किसके रेफरेंस में बात करूं। तो ऊपर लिखे एंडो से हम कंफ्यूज होंगे, भूल जाना इसको। सिर्फ अभी एक बात समझना, क्या चेंज स्पॉन्टेनियस है, चेंज वो स्पॉन्टेनियस है जहां पर हॉटर एंड से हीट निकल के कोल्डर एंड पे जा रही हो। रिवर्स आप देखोगे तो डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। मैंने आपको इस पर्टिकुलर चीज में ये समझा दिया, बिना आपको कुछ नहीं देखना, आपने सिंपल वैल्यू निकाल के डेल्टा एस टोटल का साइन देखना है। आप ओरली ये क्वेश्चन करने लायक अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे, जब 2-3 छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी और गलतियां कराऊंगी। तो पहले आप ये समझ के देखिए क्या किया मैंने, राइट। इसको भी हम नोट करने का टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ समझ रहे हैं हम, क्योंकि असली तो समझ तब आएगा जब क्वेश्चन उठाएंगे डीपीपी के। तो यानी कि क्या मेरी क्लास को ये पता चल गया डेल्टा एस कैसे निकालते हैं सिस्टम का, सराउंडिंग का, और टोटल कैसे निकालते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दीजिए, उससे आपका टोटल आ जाएगा। टोटल एस का साइन देख के आप मेरे को बता पाएंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। परफेक्ट। आपकी डीपीपी खोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए मेरे को। फिर मैं पिछली स्लाइड का, अगर अभी लगे किसी को कि हमारा तो डीपीपी स्टार्ट करें, कितने पन्ने छोड़े, किसी को नोट करना है, एक ही स्लाइड छुड़वाई है मैंने आपसे अभी तक, इसे नोट कर लीजिए इन केस किसी को लगे कि डीपीपी मैंने तो स्पॉन्टेनियस ही लिखा है, ये कुछ और बात लिखी है। ये इसके लिए नहीं लिखा, मुझे लग रहा था एंडो एक्सो परेशान करेगा, ये इसके लिए अलग, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है देयरफॉर। ठीक है, ये बात आप, ये बहुत कीमती चीज लिखी है मैंने नीचे यहां पर। इट्स वेरी गुड। आज की पूरी डीपीपी में बस यही है। नेगेटिव आ रहा है टोटल का, ये मैंने क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है। पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस होगा। ये अब आपने बताना है मेरे को, मैं फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रही हूं अभी। तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? भाई दो विचार आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, यही पकड़ना है। देखो मैंने जो लिख रखा है फर्स्ट पार्ट का, सिस्टम के आगे मैंने नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है? अगर वो लूज कर रहा है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। चेक करो, क्वेश्चन 3 सब्जेक्टिव, ये हीटेड कॉपर ब्लॉक वाला ही क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ। तो लूजेस, अब कॉपर ब्लॉक मेरा सिस्टम है, वो इतनी हीट लूज कर रहा है तो -340। टेम्परेचर कितना दे रखा है उसका, 130 डिग्री। तो उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, केल्विन में। जो भी वैल्यू आएगी समथिंग इन नेगेटिव, और मुझे दिख रहा है वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 130 + 273 है, यहां 32 + 273। ये कितनी आ रही है, -0.84 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। डेल्टा एस टोटल अब तो दिख ही गया, क्या आएगा, पॉजिटिव। चेक, जब डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो ये चेंज क्या होगा, ये चेंज स्पॉन्टेनियस होगा। तो आज का पहला टारगेट तो मेरा यहां से शुरू हो जाता है खत्म होना। नहीं, तुम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताने लायक हो गए। चेक करो, मैंने कुछ गलती की, जो लोगों ने कहा मैंने लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं इसको। अभी तेज क्लियर हुआ है? समर आपको झुके जा रहे हैं तो मेरे को लगा आगे अगला क्वेश्चन कर लो, 3 की बाद 4th कर लो, 4th बाद 5th कर लो। चलिए, हो गया आपके पास 3rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी चाहिए भाई। द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग, वो मैंने निकाल ही दिया। 3rd क्या है, द टोटल एंट्रोपी चेंज, वो मैंने निकाल दिया। और एंड में पूछ लिया होगा एज्यूम द, नहीं नहीं कुछ नहीं पूछा, बस मैंने तो स्पॉन्टेनिटी तक बता डाला इसके अंदर। चलिए, यहां आ गए सब लोग 3rd क्वेश्चन में। अब आ जाओ जी 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रिवाइज करा दूं, वैसे पता है लेकिन आप लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं इसीलिए
QP और QV किसके बराबर थे? What was QP? At constant pressure. QV is at constant volume. ये जो Q मैंने आज यूज किया, ये क्या यूज किया है? कांस्टेंट, मतलब आप जब नोट कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा Q के नीचे मैं क्या क्या लिख रही हूं. आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके. साथ में मैंने रिवर्सिबल भी बात करी. टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल है. अब बता दूं आपको, ये जो Q चल रहा है, दिस इज QP, कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो. और हम जानते हैं QP किसके बराबर है. अब मेरे को पिछली डीपीपी और आज की डीपीपी को भी तो क्लब करना है. अब मेरे पास कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे? एक पार्ट में तो पहले आपसे डेल्टा एच निकलवाऊंगी, लास्ट क्लासेस, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी से निकलवाऊं, चाहे हेस लॉ से निकलवाऊं, चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से निकलवाऊं. और अगले पार्ट में मैं कहूंगी मेरे को तो इसका डेल्टा एस भी चाहिए. तो उसके लिए आपको सिस्टम और सराउंडिंग का क्यूपी पता हो. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप अगर देखें तो आपको क्या बोला है? द डेटा नोन फॉर मेल्टिंग ऑफ KCl इज, डेल्टा एच दे दिया आपको, राइट? तो डेल्टा एच वो एच इज व्हाट? इट इज QP. साथ में डेल्टा एस भी दे दिया और पूछा है मेल्टिंग पॉइंट निकालिए. फिर टेम्परेचर निकालने को कहा. अब 3 वेरिएबल में से 2 दे के तीसरा ही निकलवाऊंगी. मेरे पास चारा क्या है? अभी हो जाएगा सबसे ये. फिफ्थ भी सेम लाइन पर है. फिफ्थ भी सेम लाइन पर है. टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा एच दे दिया और आपसे डेल्टा एस पूछा. तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर से हैं. इसके बाद अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कुछ और. सब्जेक्टिव तो एंट्रोपी चेंज में इतना ही है मेरे पास. 5 ही क्वेश्चन है. बाकी के क्वेश्चन जो डेल्टा एच से 7 क्लब होते हैं वो अगली डीपीपी में गए हैं. लास्ट डीपीपी भी एंट्रोपी पर ही है क्योंकि स्पॉन्टेनिटी इज माय लास्ट टॉपिक. चलिए अब थोड़ा सा आपकी नींद भगाते हैं. मतलब कुछ लोगों का फिक्स है इस वक्त नींद आना. समीर, तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ इसी सब्जेक्ट में सोता है, किसी और सब्जेक्ट में भी? क्यों? मतलब यही नींद आती है 5 से 7 में भी? तुम्हारी फिजिक्स कब होती है, पहले की बाद में? बाद में. तो वहां क्या, यहाँ नींद पूरी करके वहां फ्रेश पढ़ते होगे ना, है ना? चलो कोई बात नहीं. एंट्रोपी चेंज का साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, चेक. यहां मैंने क्या किया? सॉलिड सॉल्ट लिया, वाटर के अंदर डाला और वो किस में कन्वर्ट हुआ? एक्वस. सॉलिड से क्या हो रहा है? सॉल्यूशन बन रही है, तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी. फैल रहा है सॉल्ट आपका. पहले सॉल्ट कंसाइज था, पैक्ड था, NaCl, और अब Na अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई. तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. मैंने जो थर्ड क्वेश्चन से शुरू कराया, फर्स्ट और सेकंड ये है, तो वो इसलिए नहीं कराया कि वो मैं पहले यहां करा रही हूं, उसके बाद देख लेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, उसको थोड़ा सा ही हीट करूं ना मैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाता है. अब यहां पर तो कुछ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज दिख रही होगी, फेज चेंज. सॉलिड से क्या चीज बन रही है? गैस. रैंडमनेस तो बड़ी ही होगी, तो इसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा. इंटीजर टाइप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको, या नीट में जो 13 स्टेटमेंट दी होती हैं और उनमें से पूछा होता है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, उनमें एक स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स की यहां से आ सकती है, इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है. सो अकेले इस पे क्वेश्चन आए, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग. इन जेई नीट स्कूल में यस आता है, फर्स्ट और सेकंड डे ही रखा है मैंने, लेकिन जेई नीट में 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट तो ये आपको मिल सकती है, वेरी मच पॉसिबल. अब इसी तरह से H2, ये एंथैल्पी होती तो क्या कहती मैं इसको, कौन सी एंथैल्पी है? एटोमाइजेशन. गुड, मींस प्रोसेस पता है. मुझे बताइए यहां एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. क्यों? बॉन्ड टूट रहा है. पहले 2H फिक्स थे एक दूसरे के साथ, अब दोनों गैशियस और आइसोलेटेड अलग हो गए, टूट गया बॉन्ड, तो एकदम रैंडम हो गए दोनों के दोनों. यस, इसके लिए डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव. कुछ भी फैल रहा है ना बच्चों, डिसऑर्डर आ रहा है. पहले सिस्टमैटिकली ऑर्डर्ड वे में बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, यहां डिसऑर्डर आ गया. एग रॉ लास्ट क्लास में बात हुई थी और उसको मैंने बॉईल किया.
तो जब हम ये 3-4 केसेस पढ़ लेते हैं तो एक ही चीज देखते हैं, रॉ एग इज लिक्विड और बॉयल होने के बाद वो सॉलिड है, एंट्रोपी घटनी चाहिए। बट मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, एंट्रोपी क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है। जबकि लिक्विड से सॉलिड होने का मतलब है ऑर्डर में आना, राइट लिक्विड से सॉलिड होने का एक ही मतलब है कि ऑर्डर में आ गई चीज। तो अब आप मुझे ये बताइए, एग, रॉ एग और सॉलिड एग, बॉइल्ड एग मतलब सॉलिड एग, दोनों में क्या चीज आप फिट कर सकते हो जिससे मेरे को ये आंसर बता पाओ, देखूं आपकी गट फीलिंग, जिससे आप ये आंसर बता पाओ तो डेल्टा एस जो है इसमें पॉजिटिव हुआ, इंक्रीज हुआ। हीट एब्जॉर्ब हुई है वो तो प्रोसेस में किधर दिख रही है मेरे को? ठीक है, मैंने बॉईल करने में हीट का इस्तेमाल किया है, बट ऐसा कहीं नहीं मैंने बोला हीट अगर एब्जॉर्ब हुई है तो वो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा ना। एनीवन, ऐसा क्या हुआ होगा आपको लगता है जो, अच्छा आप बताइए आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, रॉ एग खाओ कि पका के खाओ? और तुम्हें स्वाद नहीं लगता रॉ एग, इसलिए तुम पका के खिलवाते हो। वैसे अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें, वो तो यस, राइट, एनीथिंग। नहीं, आज का तो सारा ऑब्जेक्टिव ही चलने दो, आज सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप लोगों को कहा जाए आप कच्चा अंडा खा लो तो आपको स्वाद की प्रॉब्लम है, इसीलिए बॉईल करवाया जाता है या ऑमलेट बनवाया जाता है, बहुत पॉपुलर है। वन साइड से ऑमलेट का बना होना कभी देखा हो आपने? तो वन साइड फ्राई करते हैं, दूसरी साइड वो एग येलो घूमता भी दिखाई देता है। एक एक्सपर्ट कुक वही माना जाता है जिसका वो टूटे ना, वो घूमता दिखाई दे। व्हाई इज दिस सो? रॉ एग आप लोगों को क्यों सजेस्टेड है? ऑफ कोर्स वो ज्यादा हेल्दी है। तो क्या वजह है उसके ज्यादा हेल्दी होने की? उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो है, आप जो भी प्रोटीन देखते हैं यूजुअली प्रोटीन कैसा होता है, उसमें बहुत सारी, ये क्लास 12th का आखिरी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम प्रोटीन का कॉइलिंग और अनकॉइलिंग, कर्ड, मिल्क, ये सारी चीजें आप देखेंगे। रॉ एग का भी सारा केस आप देखेंगे। एग के अंदर प्रोटीन जो होता है उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी कॉइल्ड चेन्स होती हैं, जिनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बहुत सारी कॉइल्ड चेन्स होती हैं। इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। आपको क्यों कहा जाएगा रॉ एग खाने को? रॉ एग अगर आप खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। दोज हु आर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर एज, आप खेल रहे हैं, राइट आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स में, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप भाग दौड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो इतना काम करेगी वो कहीं जरूरी चीजों को ब्रेक ना कर दे, उसकी वजह से आपके बाकी ऑर्गन्स और बाकी चीजों पे ना आए। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं और आप उतना प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी के सेल डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, फेंट हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी बोन्स में, मसल्स में। तो आपको उस हिसाब का प्रोटीन खाना पड़ता है। तो जो भी फिजिकल एक्टिविटी में है उसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन खाना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी जो काम कर रही है उसको, उस काम को यूज किया जा सके इसको तोड़ने में। तो वही काम हम हीट करके कर रहे हैं। आपकी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना अंडे को पचाने में, कच्चे अंडे को, वही आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को यूज करना है कि वो कहीं और ना जाए, वो यहां लग जाए। जब मैंने इसको बॉईल किया तो ये कॉइल्स खुल जाएंगे। जो स्टेगनेंट लाइफस्टाइल में, जो भाग दौड़ नहीं रहे या किसी भी वजह से जो बेड रिडन है, उनको प्रोटीन बहुत मना कर, इस तरह का प्रोटीन मना कर दिया जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है डाइजेस्ट जो कर सकता है उसको यही कहा जाता है, और जो नहीं डाइजेस्ट कर सकता उसको ये कहा जाता है, राइट। तो जो पहले कॉइल्ड था, लिक्विड था बात अलग है, लेकिन कॉइल्ड था, फिक्स्ड थे, उसकी कॉइलिंग थी प्रॉपर। कॉइलिंग किस वजह से थी? अगले साल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वो सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुल के टूट गई। जो चीज पहले कॉइल्ड थी अब वो क्या हो गई? ओपन, खुल गई। तो खुलने का मतलब क्या है? डिसऑर्डर बढ़ गया। डिसऑर्डर बढ़ गया, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, ना कि सॉलिड लिक्विड से नेगेटिव पॉजिटिव पता लगा। सेम मैंने लास्ट क्लास में आपसे रबर बैंड का पूछा था। रबर बैंड के अंदर भी बहुत सारी इलास्टिक है, ये इलास्टिक मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारी पॉलीमेरिक चेन्स जो हैं वो रैंडम ऑर्डर में है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया। आप जब एक्सटर्नल एजेंसी लगाते हो और रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, आपने उसको डिसिप्लिन कर दिया,
उसकी सारी की सारी चेन्स को डिसिप्लिन कर दिया। अदरवाइज पहले मेरे को बच्चे जवाब क्या दिया करते थे, आप स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, लंबा हो रहा है, वो जगह ज्यादा घेर रहा है तो डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए। नो, यहां डिसऑर्डर घटा, यहां डिसिप्लिन आया। तो इसका डेल्टा एस क्या होगा, इट इज नेगेटिव। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये 2-3 केसेस हैं ऐसे जिसमें उल्टा पुल्टा हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। कहीं पर प्रोडक्ट में गैस बन रहा है, डिसऑर्डर बढ़ेगा। कोई सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, डिसऑर्डर बढ़ेगा। एक से टूट के दो बन रहे हैं, चाहे सॉलिड है, डिसऑर्डर बढ़ेगा। लेकिन ये दो ही केस थे जहां आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। दिस इज एंट्रोपी साइन। तो जरा डीपीपी के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे निगाह मारना, हो जाएंगे? देखो, मेरे को बताओ मत जवाब, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे निगाह मार के बताओ, हो जाएंगे? इसमें सेकंड में सेकंड पार्ट देखो, H2O जो 1 एटमॉस्फेयर पे था और 298 केल्विन पे, वही H2O अगर मैं 330 केल्विन पे ले आऊं, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? रैंडमनेस बढ़ाना। टेम्परेचर पानी का आप बढ़ाओगे तो उसमें बबलिंग होगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। इवेपोरेशन बढ़ने का मतलब क्या है? वेपर्स आएंगे, वेपर्स आएंगे तो वो तो और ज्यादा रैंडम होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी रैंडमनेस बढ़ती है। ये आपको इस पार्ट से मिला। फिफ्थ पार्ट बताइए सेकंड का। सारी तरफ गैसेस हैं, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। क्या होगा? जीरो? नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैंने जो इक्विलिब्रियम का साइन बना के दिया ना, वो रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है। ठीक है, उस साइन को इक्विलिब्रियम मत स्टैंप कर दो। मेरे को क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट बताइए। नेगेटिव यानी डिक्रीज हो रही है, क्यों? करेक्ट आंसर, बट क्यों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस गिनो। हमेशा गैस के लिए मैं रिगार्डलेस ऑफ नेचर बोलती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस गिनिए। पहले कितनी गैसेस हैं? मोल्स 3। बाद में कितने हो गए? 2। 3 से 2 हुए गैसेस के मोल, रैंडमनेस डिक्रीज हुई। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कम हुए तो रैंडमनेस डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब आई होप नेगेटिव है, ये सबको पता होगा। क्लियर? तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी हो गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी हो गए। अब मैं ऑब्जेक्टिव की साइड बढ़ूं उससे पहले एक दो चीजें और दिखा दूं, फिर ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं टिल एंड, वो लेंगे। ये स्कूल पेपर्स में भी है, बट इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगली डीपीपी में एड ऑन हो रखे हैं, राइट? तो पहले आप इसको कीजिए। अब मेरे साथ फिर से सुनिए, प्लीज नोट करने में उलझना मत, टाइम इनफ है हमारे पास अभी, आप बड़े आराम से नोट कर सकते हैं। 2 स्लाइड और मैं डीपीपी खत्म कर रही हूं आपकी। ठीक है, तो एक बार सुन लेना, जब मैं टाइम दूं तब नोट करना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, याद करते हैं ये लाइन पहले कब आई है? पूरी ये लाइन पहले कब आई है इस चैप्टर में? वर्क डन, डीपीपी 1 या 2 जो भी डेडिकेट की गई थी वर्क डन पे, उसमें था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस में। सबसे पीछे बेंच में बैठे तीनों चारों बच्चे बताएं उस वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल नहीं बोला मैंने वर्ड, मैंने कहा था उस वर्क डन का फॉर्मूला क्या था जिस बारे में बात हो रही है। दक्ष, माइनस दक्ष कुछ नहीं सुना मेरे को, वो धीरे ही बोलता है जानबूझ के। अब मैं सुनूंगी नहीं, मेरा मूड नहीं सुनने का। तुमने जब तुम्हें मौका दिया तुमने बोला नहीं, अब मेरा मूड नहीं। दक्ष, -2.303 आगे। NRT log P2 अपॉन P1 के V2 अपॉन V1, दिस कुछ ऐसा था, और P1 बाय P2 ये नेगेटिव में था, ये सबको याद है। तो ये सेम लाइन इधर आई थी। अब सेम सिचुएशन आइडियल गैस के लिए फिर से आती है, तो मेरे को उसके लिए भी फॉर्मूला अब डिराइव करना पड़ेगा। दैट इज, अभी तक तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एक इक्वेशन है मेरे पास। अब ये मेरे पास फर्स्ट लॉ से आया हुआ है, देख लो जरा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये मेरे पास फर्स्ट लॉ से आया हुआ है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2।
सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, डेल्टा यू इज 0, ये सारी डीपीपी 2 1 यही सब थी, 2 3 जो भी, डेल्टा यू इज 0। जब डेल्टा यू 0 है तो मुझे पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसके आगे माइनस लगा दो, आ जाएगा क्यू। क्यू 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 चाहिए मेरे को, क्योंकि एंट्रोपी में क्यू बाई टी ही तो है। मैं एक आइडियल गैस के लिए इसी का फॉर्मूला ढूंढ रही थी। तो नीचे तो टी है, मेरे को बस ये दे दो। ये देने के लिए मैं लाई फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के साथ जब ये लेकर आई स्टेटमेंट, तो मुझे पता है जब तुम आइडियल गैस का केस लेते हो तो डेल्टा यू 0 होता है। तो इसका मतलब जहां भी आज के बाद आइडियल गैस के लिए क्यू रिवर्सिबल मिले, चुपचाप डब्ल्यू रिवर्सिबल कर दो उसकी जगह माइनस लगा के। तो यहां से इससे मेरे को डब्ल्यू रिवर्सिबल की अगर वैल्यू मिल जाए तो मैं तो क्यू रिवर्सिबल ला दूंगी। तो अब सोचिए, डब्ल्यू रिवर्सिबल आप लोगों ने मेरे को ऊपर लिखवाई दिया, उसके आगे माइनस साइन लगा दूंगी तो वो माइनस गायब हो जाएगा जो उसमें लगा हुआ है। तो क्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला ये आ गया जो नीचे लिखा है इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से उठा के ये यहां पुट कर दो तो टी टी कट जाना है, इसमें भी टी है और नीचे भी टी है। तो जब मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आया, ये आया। अब मैं टी और टी हटा दूंगी तो मेरे पास डेल्टा एस का फॉर्मूला ये होगा। अब इस पूरे को एक साथ नोट करिए, डेल्टा एस का फॉर्मूला आपके पास आ गया फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। नोट करिए इसको। इसके क्वेश्चन सब्जेक्टिव के नेक्स्ट डीपीपी में मिलेंगे, आज नहीं। आज कौन से मिलेंगे वो अभी ऑब्जेक्टिव उठा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव में गए हुए लेकिन सब्जेक्टिव में मिस हो गए, वो अगली डीपीपी में आ जाएंगे। जी, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर पे और 10 एटमॉस्फेयर पे। तुम बताओ गैस पे अगर मैं प्रेशर लगाती हूँ चेतन, क्या कर रही हूँ? उसको डिसिप्लिन कर रही हूँ। गैस के मॉलिक्यूल इतने में कहीं भी भाग दौड़ सकते थे, मैंने उसको 10 गुना और ज्यादा प्रेशर करके क्या करा, उसके भागने दौड़ने को कम किया, और ज्यादा ऑर्डर में कर दिया कि हिलना ही नहीं है तुमने, तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई, नेगेटिव। ठीक है, ये यही ऑब्जर्व करना है ब्रैकेट में, बेसिकली फॉर्मूला यही था। तो ये फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल होता है, जब भी आप रिवर्सिबल की बात करोगे तो एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर्मूला ये आएगा। तो जब भी आप रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं फॉर्मूला तो यही आना है। लेकिन अगर वो एडियाबैटिक है, मतलब क्या, Q0, Q0 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 0। ऐसे चेंज को अब तक मैंने वर्ड ही नहीं लाई थी। आइसोथर्मल आपको पता है, आइसोकोरिक पता है, आइसोबारिक पता है, आज एक और वर्ड आ गया आइसो एंट्रोपिक। पहले ला ही नहीं सकते थे, एंट्रोपी ही नहीं पता थी मेरे को। तो ऐसी प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक कहेंगे। अब फ्री एक्सपेंशन अगर हो रहा है इरिवर्सिबल, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कंडीशन में एडियाबैटिक होते हुए भी एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, एडियाबैटिक है, आंख बंद करके क्यू को लगाया 0, क्यू 0 है तो जी डेल्टा एस भी 0 होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल। फॉर इरिवर्सिबल ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो इससे आंसर नहीं देंगे। इरिवर्सिबल में फिर फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ जी, तब हम आंसर दे देंगे आपका। तो इरिवर्सिबल में, ये मैं एनसीईआरटी से काफी आगे निकल गई, जेई नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इसके ऊपर और मुफ्त के नंबर मानते हैं हम उसमें। कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई डेल्टा एच से कॉमन नहीं, कोई क्यू नहीं, कोई डब्ल्यू नहीं, सीधी एक स्टेटमेंट आई। और उस स्टेटमेंट में मैंने क्या देखा, इरिवर्सिबल के लिए एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन ही नहीं है, जो मुझे बता ही नहीं रहा डेल्टा एस किसके इक्वल है। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैं इक्वल टू नहीं लगा सकती, और इसका नाम है, ये देखिए साइंटिस्ट के नाम पे है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन, जो ये बताता है इरिवर्सिबल चेंज के लिए डेल्टा एस हमेशा ज्यादा होगा क्यू बाय टी से, इक्वल टू नहीं। अच्छा, अब एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों, Q इज 0, इसका मतलब डेल्टा एस हमेशा 0 से ज्यादा होगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ये डिफरेंस आपको फॉर जेई नीट चाहिए। यहां एनसीईआरटी कुछ नहीं केयर कर रही है, कुछ नहीं बता रही है, तो आपसे स्कूल में ये चीज नहीं पूछी जाएगी। पीसफुली नोटेड। आप कोई बुक्स वगैरह देखेंगे तो ये बहुत सारे पन्नों को पढ़ने के बाद आएगा, नोट्स में ये सिर्फ एक लाइन में आपके पास आ जाएगा, एक ही जगह पे।
इसे नोट करिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। जितने हो गए, उसके बाद आपकी टेस्ट और क्लास ऑफ। को दिख तो रहा है, बस ये एडियाबैटिक ही है। चलिए, अब अगर मेरे पास, अब मेरे को पूरा सम करके खत्म करना है एंट्रोपी को। एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस जब कुछ भी चेंज हो, तो प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो या टेम्परेचर, कोई एक भी चेंज हो, दोनों भी चेंज हो, तीनों भी चेंज हो, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा। इसके ऊपर काफी गंदे क्वेश्चन मिलेंगे अगली डीपीपी में, इसमें तो नहीं, ये तो अगली डीपीपी का काम शुरू हो गया है। डेल्टा एस क्या होता है, ओवरऑल कंप्लीट फॉर्मूला। जब आप टेम्परेचर बदल रहे हो, मींस आइसोथर्मल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, आप टेम्परेचर बदल रहे हो। नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के, मतलब एग्जैक्टली ये फॉर्मूला वहां नहीं लगना कि आपने एक पानी आइस ली 1 kg, 1 kg आइस जो आपने ली, आप पहले उस 1 kg आइस के टेम्परेचर को, उसको पहले क्या करते हो, मेल्ट, वाटर बनाते हो। उसमें मेरे को एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी बड़े आराम से कर दूंगी, मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पता है। उसके बाद जो ये वाटर था आपके पास, ये 0 डिग्री पे ही रहेगा। उसके बाद इस वाटर को हम लेके गए 50 डिग्री पर, फिर इस वाटर को लेके गए हम बॉइलिंग पॉइंट पे। इसका एंट्रोपी चेंज क्या, T2/T1। अब तक तो मैं सारे आइसोथर्मल ला रही थी, अगर आप देखो Q/T, यहां तो टेम्परेचर बदल गया भाई। तो ऐसे केस में एंट्रोपी क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है। तो ऐसे में क्या करूंगी मैं, मेरे को एक ओवरऑल फॉर्मूला चाहिए। तो ओवरऑल फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डेल्टा एस इज सीवी, क्यूवी की जगह मैंने बस सीवी लिख दिया। तो आप लोग अभी सीवी को क्यूवी सोच लेना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हीट का लेना देना है। एक्चुअली में जिसको आप लेटेंट हीट पढ़ते आए हो क्लास 10th तक, और जिसको हम अब हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, ये वो होगा। तो सीवी नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस आर गैस कांस्टेंट नेचुरल लॉग V2/V1, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ, और अगर प्रेशर चेंज हुआ तो इसी की जगह P1/P2 कर देंगे। इसको मैंने यूज कैसे करना है, इट्स लिटिल अर्ली टू डिस्कस, बट अगर कोई केस मेरे पास ऐसा आया जहां पर कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे दी हुई है, जैसे कि बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, जो भी मैं बोलूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दी है, इसके साथ क्या होगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, दोनों सेम। लॉग में 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो उस केस में मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर। नेचुरल लॉग की जगह कभी भी मैं 2.303 लिख सकती हूँ, बट जब मैं न्यूमेरिकल यूज करूंगी तब करूंगी, अभी तो फॉर्मूला राइटिंग चल रही है। नेचुरल लॉग V2/V1। आपको याद है आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है पीछे, एनआर। यहाँ किसके लिए चल रहा है, अगर आप हेडिंग देखो तो मैंने एन नहीं लिखा, सेम फॉर्मूला है जो मैं पीछे लाई। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो उस फॉर्मूला से हो जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एसर्शन रीजन या डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, वहां आपको ये फॉर्मूला मिल गया तो आपने फैल जाना है, मैं तो कराया नहीं, राइट। उसका आउटपुट आपको पहले ही करा दिया गया, लेकिन वो भी बात कहां से आई वो बता रही हूँ। अच्छा, अब मान लीजिए कोई प्रोसेस आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिली, तो क्या करोगे, ये वाली साइड 0 हो जाएगी, लिख लोगे आगे क्या आएगा। और अगर इसी प्रोसेस को मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे किया, तो भी ये वाली साइड 0 होगी। करो अपनी कॉपी में तीनों फॉर्मूलाज लाओ। तो एंट्रोपी किसी आइडियल गैस के लिए विद एनी स्टेट वेरिएबल पीवीटी, कुछ भी आप चेंज करते हो एक, तो बाकी चीजें अंडरस्टूड है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए यहां पर कुछ इस तरह से सीवी, अभी इसका डिटेल आना रहता है। तो एंट्रोपी क्लोज करके हम हीट कैपेसिटी ही लेंगे, क्विक क्विक क्विक। और जो लोग फ्री हैं वो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई भी क्वेश्चन देख लो। शायद सिक्स ना हो पाए, मैंने स्टेटमेंट्स नहीं दी, लेकिन काफी हो जाएंगे। अगर किसी ने नोट कर लिया, खाली बैठे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। फर्स्ट इशू आएगा मुझे पता है, अगर पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊं। ऑब्जेक्टिव शायद इशू आए, मेरा अंदाजा आएगा। एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, गैस की ही होगी, लेकिन दो दो गैसेस हैं। अब आपकी गट फीलिंग क्या कहती है।
ज्यादा रैंडम कौन होगा? बिल्कुल सही। क्यों? मोलर मास ज्यादा है, ज्यादा मास ज्यादा एंट्रोपी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है। डेल्टा एस इज अगेन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को था कि आएगा डाउट। जो लोग नोट कर रहे हैं मैं उनका वेट कर रही हूं, ताकि बाकी लोग तब तक 4-5 क्वेश्चन कर लें और मैं अपने 6 क्वेश्चंस पे लौटूं, टफ क्वेश्चन पे, जिसमें आपको मेरी मदद लगेगी। चलिए, अब तक तो आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख भी लिए होंगे। किसका आंसर? थर्ड का? थर्ड का कोई बताएगा आंसर? अरे भैया, ये थर्ड लॉ है, अभी रुक जाओ। क्वेश्चन थर्ड छोड़ देना। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सिलेबस में मैं वो दूंगी। फोर्थ हो जाएगा। चलिए आ जाइए। अब मैं इधर एक चीज और करा दूं, थोड़े से एक आधे क्वेश्चन और आपको कराने हैं अभी। अगर किसी रिएक्ट की कोई मेरे से एंट्रोपी चेंज मांगे, डिट्टो कॉपी जैसे एंथैल्पी चेंज था, देखिए जरा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसी डीपीपी का ऑब्जेक्टिव। ये एनसीईआरटी वाले बच्चे भी करेंगे, क्योंकि उनके इसके क्वेश्चन ना बाई चांस अगली डीपीपी में चले गए हैं, उनके लिए मेरे पास दिख नहीं रहा मेरे को कराने को। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में 23 और 24 करना है मुझको। ये कर लेते हो आप तो मेरे लिए काफी बर्डन कम हो जाएगा। 23 और 24। 23 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 23, वो है लास्ट क्लासेस पे, और 24 है इस क्लास पे। क्योंकि इसके लिए कॉम्प्रीहेंशन वाला बॉक्स सेम है, इसीलिए इसको इस डीपीपी में डाला है। हाँ जी, 23 और 24 हो गया। 23 आंसर क्या है? और 24 का ए -201। इफ आई आस्क यू, इज दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? सब गलत। मैंने कहा था यही गलती तुमसे कराऊंगी। सिस्टम का डेल्टा एस दे के तुम मेरे को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बता रहे हो। तुम सिस्टम का डेल्टा एस देख के बता रहे हो। वेलकम, भाई यही चाहिए हमको। आप करो ये गलतियां, वेलकम टू दिस मिस्टेक। आप सिस्टम को देख के बहुत टेम्प्ट करे जाएंगे। स्पॉन्टिनिटी बताओ, नहीं बता सकते जब तक आपको सराउंडिंग का नहीं दे रखा, दोनों का एल्जेब्रिक सम ना हो, और फिर उस डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ना आए कुछ। सो डोंट जंप टू कंक्लूजन। अरे एक ही चीज तो आज की क्लास में आई मेरे को, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। वो भी ढंग से नहीं आई। डेल्टा एस टोटल चाहिए मेरे को। करिए 23 24 ढंग से एक बार। ये 25th क्वेश्चन देखना क्या होगा। अच्छा, मैंने आंसर 7 दे रखे हैं इस बार, और मैं पूछ रही हूँ क्या होगा। क्वेश्चन 25th का आंसर दो। पढ़ के नहीं, सोच के दो। प्लीज सोचो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्यों पॉजिटिव? क्यों? लिक्विड हीलियम को अगर मैं आइस कोल्ड वाटर में डाल रही हूं तो क्यों पॉजिटिव क्यों होगी? ए पीछे ले रखा है, ए गाना गा दिया सारों ने। ए लिक्विड हीलियम को आइस कोल्ड वाटर में डाला गया। क्या कहते हैं? मिक्स होंगे, डिसोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा। लेकिन हीलियम पहले गैस है, तुम उसको पानी में डाल रहे हो, तो एंट्रोपी तो घटनी चाहिए। लिक्विड हीलियम को अगर मैं आइस कोल्ड वाटर में डालूं तो क्यों? कहीं लिक्विड वॉल्यूम बढ़ गई? नहीं, बाई चांस कुछ और है, वहां जाना चाहिए, इसीलिए रोक रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 273। लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर सोचा है? हीलियम कहाँ सुनते हो रोजमर्रा में? बलून्स।
हीलियम एक तरह से परमानेंट गैस की कैटेगरी में आती है। इसको ठंडा करना, इसको लिक्विड करना बहुत मुश्किल है। शायद -100 या -150 पे जाना पड़े मेरे को। एक लिक्विड हीलियम जो मेरे को -100 से उठा के लानी है 0 डिग्री पे, और तुम कह रहे हो उसकी एंट्रोपी, मतलब आप सोच के देखो, -100 से 100 पे लाए तो तुमने तो हीट दी उसको। जो लिक्विड हीलियम थी उसको 0 डिग्री पे लाने का मतलब क्या है? आपने उसको गैस बना दिया सर, वो डिजोल्व नहीं हुई, लिक्विड नहीं बनी। राइट अनंत? वो वाटर में जाके लिक्विड नहीं बनी है, आइस कोल्ड वाटर में जाके उसका टेम्परेचर बढ़ गया और वो गैस बनी। यानी लिक्विड से गैस बनने का इनडायरेक्ट तरीका दे दिया। जो ये सोच पाया वो ये क्वेश्चन कर पाया कि लिक्विड लिक्विड आर्गन, लिक्विड हीलियम के लिए मेरे को पता नहीं कितने माइनस टेम्परेचर पे जाना पड़े। -100 से कोई 0 डिग्री लाया तो हीट हो रहा है भाई। हीट हो रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए एक अब ये पूरी डीपीपी ऐसे ही क्वेश्चन से भरी पड़ी है कि जिसमें आपको एंट्रोपी का बढ़ना घटना आना चाहिए, या एक आधा क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए। तो आपको मैंने गिन के जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, वो करिए, टेस्ट दीजिए और जाइए। एक ही क्वेश्चन है जो मुझे पता है आप डाउट सेशन तो लगाते ही नहीं है, अब वो तो कल्चर ही खत्म कर दिया डाउट पूछने का। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा दूं। पहले ये 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, हाँ जी 19th क्वेश्चन पढ़िए पहले, पढ़ के कुछ समझ आ रहा है वो देखिए। पिछला यानी ये हीलियम वाला। हाँ, यस, माइनस यानी बहुत लो टेम्परेचर से मैं हाई टेम्परेचर पर ला रही हूँ 0 डिग्री पर। ये हाँ 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 हाँ, निकाल तो सकते हैं बिल्कुल। अगर मेरे को ये क्यू दे देते बजाय टेम्परेचर देने के, बिकॉज इट इज नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उन्होंने क्यू नहीं दिया, मुझे क्यू दे देते तो यस। क्वेश्चन नंबर बोल दो। हाँ हाँ हाँ, बेटा बेटा बेटा, ये केल्विन है, और मैं जो -100 बोल रही हूँ वो डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रही हूँ, ठीक है? ये भी गलती होती है लोगों से। चलिए क्वेश्चन 19th, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को पहले सभी लोग बिना बातचीत किए पढ़ो। क्या है क्वेश्चन 19th? एक प्रोसेस है जिसमें बातें नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स, बातें नहीं, डायरेक्ट कन्वर्जन ए से बी का पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। तो हमने एक इनडायरेक्ट रास्ता उठाया, और वो क्या था? डेल्टा एस ए से सी। पहले हम गए ए से सी, उसका डेल्टा एस दे दिया हमको। फिर हम गए कहा? सी से डी, उसका डेल्टा एस दे दिया मेरे को। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद डी से बी, नहीं, उन्होंने क्या दिया है उसके बाद? बी से डी, मेरे को चश्मा नहीं लगा रखा और इतना छोटा है ये। बी से डी, तो अब मेरे को जो दिया है मैं उस हिसाब से चलूं, बी से डी, तो बी से डी इज दिस। यानी मेरे को तीन क्या चीजें दी हैं पहले वो निकालना सीखिए। ए से सी, उसका डेल्टा एस दिया, और डेल्टा एस क्या होता है अभी बताया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी ये जो 50 वैल्यू दे रखी है किस इक्वेशन की? हेस लॉ की तरह इक्वेशन बनानी है। किस इक्वेशन की दे रखी है? एंट्रोपी ऑफ सी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए। 24th क्वेश्चन आपको इसी पे कराया। ये क्या दे रखा है? एंट्रोपी ऑफ डी माइनस एंट्रोपी ऑफ सी, मेरे को वैल्यू दे रखी है। इसमें क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ डी, क्योंकि इसका फाइनल ये, किसी को लगे यूं उलट के लिखना है तो इसके आगे -20 लगा देना, एक ही बात है। एंट्रोपी ऑफ डी माइनस एंट्रोपी, मेरे को ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। एम क्या है मेरा? मेरा एम है ए से बी निकालो। अब आप बताइए मेरे को, ए से बी निकालने का मतलब क्या है? एंट्रोपी ऑफ बी, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। एंट्रोपी ऑफ बी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए निकालना है। हाउ विल यू यूज दीज थ्री इक्वेशन टू गेट दिस? डू इट एंड क्लास ओवर। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं दी, 50 30 20 दी है आपको, कैलकुलेशन नहीं ज्यादा दी।
ये 3 चीजें हैं मेरे पास और मेरे को ए से बी चाहिए। आई नो मेरे को ये दोनों चाहिए, ए से बी। तो उसमें अब मेरे को क्या करना है, पहले तो मैं सी और डी को उड़ाना चाहूंगी। मतलब कोई भी दो इक्वेशन उठा लो जो आपका मन करे। आपका आउटपुट आना चाहिए बी इधर और ए उधर। करिए और आंसर दीजिए। ऐसा था क्या रेडीमेड दूं मैं आपको? 60 चेक दे लेंगे? 60 आंसर गुनीश दे लेंगे एवरीवन? तो ये एक क्वेश्चन सिर्फ प्रेजेंटेशन मुश्किल था। जिस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन जितना मुश्किल है वो करने में उतना आसान है। इसमें वैसी कैलकुलेशन 30 20 10 100 50 ऐसी दे देंगे। किसी से नहीं हुआ तो आई एम ओके टू डू इट।